मध्यकालीन साम्राज्य की सीमा पर अचानक भारी उद्योग और स्टील का एक विशाल शहर प्रकट हो गया। यहाँ पहरेदार केवल AK-47 लेकर गश्त नहीं करते, बल्कि गरजती हुई भाप वाली ट्रेनें हर जगह दौड़ती हैं। ये सब इसलिए क्योंकि मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर थॉन साम्राज्य के उस बेकार राजकुमार में बदल गया जो उत्तराधिकार की लड़ाई में हार गया था और उसे अत्यधिक ठंड और मौत की भूमि में निर्वासित कर दिया गया था। जाग चुकी तकनीक प्रणाली पर भरोसा करते हुए मैंने अपने हाथों से सीमेंट बनाया ताकि फैक्ट्रियां खड़ी कर सकूं, और कुछ बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांग लोगों को लेकर मैंने जबरदस्ती आधुनिक तकनीक का पेड़ जला दिया। ठीक 10 साल लगाकर मैंने आखिरकार इस बंजर वीरानी को धरती के स्वर्ग में बदल दिया, एक डायमेंशनल स्ट्राइक के जरिए। इस इलाके के आम लोग न केवल हर भोजन में सफेद ब्रेड और भुना हुआ मांस खाते हैं, बल्कि 3 साल के बच्चे भी सफेद चीनी, जो केवल रईसों की खास विलासिता थी, उसे नाश्ते की तरह चाटते हैं। ठीक जब मैंने मैक्सिम भारी मशीन गन और 155 mm होवित्जर तोपें बना ली और ठंडे हथियारों के युग को थोड़ा आधुनिक औद्योगिक झटका देने की तैयारी कर रहा था, तभी मेरे शाही चाचा राजा चार्ल्स III, जिन्होंने मुझे तब घर से निकाल दिया था, अचानक अपने वित्त मंत्री को लेकर मेरे इलाके में गुप्त निरीक्षण के लिए आ पहुंचे। इस समय थॉन साम्राज्य की अत्यधिक उत्तरी सीमा पर एक घोड़ागाड़ी में वित्त मंत्री बाट ने अपने पास बैठे चार्ल्स III से कहा, महाराज, क्या हमें सच में आगे बढ़ते रहना चाहिए? बाट के दांत ठंड से कटकटा रहे थे, उसकी आवाज हवा से टूट रही थी। आगे ब्लैकस्टोन सिटी है, वो साम्राज्य का सबसे बंजर, कीचड़ भरा गड्ढा है। वहां डाकुओं, जंगली जानवरों और उस निर्वासित कचरे महामहिम सिलास के अलावा एक खाने लायक घास की पत्ती तक नहीं उगती। हम उत्तर की सैन्य स्थिति का गुप्त निरीक्षण कर रहे हैं, ऐसी मरी हुई जमीन पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। चार्ल्स तृतीय ने लगाम खींची, ठंडी सांस छोड़ी और दूर गहरी नजर से देखने लगा। बाट, आखिर सिलास मेरा खून का भतीजा है। 10 साल पहले जब उसका पिता सिंहासन नहीं छीन सका था, तब मैंने उसकी जान बख्श दी और उसे ये ब्लैकस्टोन सिटी दे दी। इन 10 सालों में शाही राजधानी को ब्लैकस्टोन सिटी से एक भी टैक्स का सिक्का या रिपोर्ट नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं उसे बहुत पहले जंगली भेड़ियों ने खा लिया, दूसरे कहते हैं वो डाकुओं का सरदार बन गया। जब मैं उत्तर तक आया ही हूं तो कम से कम एक नजर तो डालनी चाहिए। एक नजर? महाराज, आप सच में बहुत दयालु हैं। बाट ने तिरस्कार से होठ मोड़ लिए। उस तरह के कचरे के लिए जंगल में मर जाना ही सबसे अच्छा अंत है। क्या आपको याद नहीं, जब वो शाही राजधानी से गया था तब वो एक लोहे की तलवार तक नहीं ले गया था, सिर्फ कुछ बूढ़े और विकलांग नौकरों को लेकर गया था। 10 साल बीत चुके हैं, ब्लैकस्टोन सिटी शायद बहुत पहले ही भूतों का शहर बन चुकी होगी। चार्ल्स ने कोई जवाब नहीं दिया। असल में उसके दिल में भी कोई उम्मीद नहीं थी। ब्लैकस्टोन सिटी की जमीन बंजर थी, जहां साल में 5 महीने कड़ाके की सर्दी रहती थी। वहां न शहर की दीवारें थीं और न सेना। एक ऐसा गरीब राजकुमार जिसके पास मुर्गी बांधने जितनी ताकत भी नहीं थी, वो कैसे जिंदा रह सकता था? आगे बढ़ते रहो। अगर अंधेरा होने से पहले कोई गांव नहीं मिला तो हम हवा से बची हुई पहाड़ी के पीछे डेरा डालेंगे। चार्ल्स III ने अपना घोड़े का चाबुक चलाया। दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब वे एक नीची बंजर पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो उनके सामने का दृश्य देखकर चार्ल्स III ने अपनी लगाम कसकर खींच ली। उसका बूढ़ा घोड़ा जोर से हिनहिनाया, उसके आगे के खुर ऊंचे उठ गए। ये क्या है? चार्ल्स III की आंखें फैल गईं। उसकी आवाज में छिपा ना जा सकने वाला झटका था। उनके पैरों के नीचे जो वीराना, कीचड़, बजरी और कांटों से भरा होना चाहिए था, वो गायब हो चुका था। उसकी जगह एक सीधी, चौड़ी और अविश्वसनीय रूप से सपाट, धूसर सफेद सड़क थी। ये सड़क पूरे 10 मीटर चौड़ी थी। इसकी सतह पर पहियों के निशान तक नहीं थे और ये इतनी कठोर थी मानो किसी एक विशाल चट्टान को तराश कर बनाई गई हो। एक धूसर सफेद तेज तलवार की तरह ये सीधे बंजर मैदानों को चीरती हुई नजर की आखिरी सीमा तक फैली हुई थी। बाट भी स्तब्ध रह गया। वो घोड़े से गिर पड़ा, घुटनों के बल धड़ाम से बैठ गया और अपने मोटे हाथों से सड़क की सतह को जोर जोर से पीटने लगा। धड़ाम धड़ाम एक भारी आवाज गूंजी। बाट की हथेलियां चोट से लाल हो गईं, लेकिन सड़क की सतह पर एक खरोंच तक नहीं आई। पत्थर नहीं, ये पत्थर नहीं है। इसमें जोड़ने की कोई रेखाएं नहीं है। ये ऐसा है मानो देवताओं ने इसे एक ही विशाल धूसर सफेद चट्टान से बनाया हो। बाट ने डर से ऊपर देखा। महाराज, ये जादू टोना है, बिल्कुल शैतानों का जादू टोना। ब्लैकस्टोन सिटी में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? चार्ल्स III ने गहरी सांस ली और अपने दिल के झटके को जबरदस्ती दबा दिया। एक राष्ट्र के राजा के रूप में उसने शाही राजधानी की सबसे शानदार पत्थर की सड़कें देखी थीं, जिन्हें बनाने में हजारों गुलाम और 3 साल लगे थे। लेकिन शाही सड़कें भी उबड़ खाबड़ थीं और बारिश के दिनों में कीचड़ भरे पानी से भर जाती थीं। फिर भी उसकी आंखों के सामने की ये सड़क इतनी साफ और सपाट थी कि इंसान अपनी आंखों पर शक करने लगे। अगर ये जादू टोना है तो इसे करने वाला शैतान जरूर बेहद अमीर पागल होगा। चार्ल्स III घोड़े से उतरा और उस कठोर सड़क पर कदम रखा, अपने पैरों के तलवों से आती मजबूती को महसूस करते हुए। उसी समय दूर से अचानक एक अजीब गरजती आवाज आई। गर्र गर्र। आवाज दूर से पास आने लगी और जमीन हल्की कांपने लगी। बाट डर से चिल्लाया और चार्ल्स III के पीछे छिप गया। महाराज, एक राक्षस! ये जरूर जंगल का कोई विशाल दैत्य होगा।
चार्ल्स ने भी सहज रूप से अपनी कमर की लंबी तलवार पकड़ ली और सड़क के आखिर की तरफ घूरने लगा। उन्होंने देखा एक विशालकाय चीज धूसर सफेद सड़क पर पागलों की तरह दौड़ती आ रही थी। वो स्टील से बना एक चौकोर डिब्बा था जिसके नीचे 4 काले गोल पहिए लगे थे। उसे खींचने के लिए कोई घोड़े नहीं थे, ना ही कोई पाल था। फिर भी वो साम्राज्य की सबसे तेज हल्की घुड़सवार सेना से भी तेज दौड़ रही थी। उस स्टील के डिब्बे के सामने 2 बेहद चमकदार लाइटें भी चमक रही थीं, जो बिल्कुल किसी विशाल दैत्य की आंखों जैसी लग रही थीं। राजा की रक्षा करो! बार्ट ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो स्टील का दैत्य उनसे टकराया नहीं। एक कान फाड़ देने वाली घर्षण की चीख के साथ वो विशालकाय चीज 1 दर्जन मीटर दूर आकर धीरे से रुक गई। तुरंत उसके स्टील के डिब्बे के किनारे एक दरवाजा खुला और अजीब तंग काले कपड़े पहने छोटे बालों वाला एक जवान आदमी नीचे कूद गया। उस जवान आदमी ने चार्ल्स थर्ड और बार्ट को देखा, फिर उनके 2 दुबले पतले घोड़ों को देखा और हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उसकी आवाज में थोड़ी अधीरता थी। अरे बाहरी लोगों, ब्लैकस्टोन सिटी के नेशनल हाईवे नंबर 1 पर जानवरों से खींची जाने वाली गाड़ियां और घोड़े मना हैं। क्या तुमने सड़क के संकेत नहीं पढ़े? जल्दी अपने घोड़ों को सड़क से हटाओ। अगर उन्होंने गंदगी की और सड़क खराब कर दी तो तुम पर 50 चांदी के सिक्कों का जुर्माना लगेगा। चार्ल्स थर्ड स्तब्ध रह गया। एक राष्ट्र का सम्मानित राजा होकर भी उसे एक आम आदमी उंगली दिखाकर डांट रहा था। और ये नेशनल हाईवे नंबर 1 क्या था? 50 चांदी के सिक्कों का जुर्माना क्या होता है? लेकिन जिसने उसके खून को और ठंडा कर दिया वो ये था कि आखिर इस जवान आदमी के पीछे खड़ा वो स्टील का दैत्य क्या था। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? बार्ट चार्ल्स थर्ड के पीछे से कूदकर बाहर आया और मंत्री वाला रौब दिखाने ही वाला था, लेकिन चार्ल्स थर्ड ने उसे दबा दिया। चार्ल्स थर्ड उस जवान आदमी को ध्यान से देखने लगा, खासकर उसके अजीब बनावट वाले बेहद फिट काले कपड़े और उसके पीछे खड़ी 4 पहियों वाली स्टील की गाड़ी को, जो अभी भी हल्की गरजती आवाज निकाल रही थी। जवान आदमी, चार्ल्स थर्ड ने अपनी आवाज धीमी की और उसे शांत दिखाने की कोशिश की। हम दक्षिण से आए व्यापारी हैं और जंगल में रास्ता भटक गए। हमें नहीं पता था कि ये ब्लैकस्टोन सिटी का इलाका है। कृपया हमारी गलती माफ करें। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारे पीछे ये स्टील की चीज क्या है जो बिना घोड़ों के अपने आप चलती है? उस जवान आदमी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसने देखा कि हालांकि वे गरीब लग रहे थे, लेकिन उनके चोगों के नीचे के कपड़ों का कपड़ा अच्छा था, इसलिए उसने अपनी कुछ दुश्मनी हटा ली और तिरस्कार से बोला, यात्रा करने वाले व्यापारी, कोई हैरानी नहीं कि तुमने दुनिया नहीं देखी। इसे ऑफ रोड व्हीकल कहते हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाहन जिसे हमारे लॉर्ड ने बनाया है। ये डीजल पर चलता है, समझे? छोड़ो, तुम जैसे दक्षिण के गवारों को डीजल समझाना बेकार है। जवान आदमी ने हाथ हिलाया, आगे बढ़ा और सड़क के किनारे लगी लोहे के बोर्ड की तरफ इशारा किया। वो देख रहे हो, ट्रैफिक नियम। इस सीमेंट सड़क पर घोड़े केवल किनारे वाली सहायक सड़क पर चल सकते हैं। सीमेंट सड़क? चार्ल्स थर्ड इस अनजाने शब्द को दोहराने लगा। ये पानी और मिट्टी मिलाकर बनाई गई पत्थर की सड़क है, लॉर्ड का दिया हुआ चमत्कार। जवान आदमी गर्व से बोला। अच्छा, तुम लोग जमते हुए लग रहे हो। सहायक सड़क पर 5 मील आगे जाओ, वहां एक सर्विस एरिया, विश्राम स्थल है। तुम वहां रात गुजार सकते हो और कल शहर में प्रवेश कर सकते हो। याद रखना, अपने घोड़ों को मुख्य सड़क पर गंदगी मत करने देना। ये कहने के बाद वो जवान आदमी ऑफ रोड व्हीकल में बैठ गया और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। एक कान फाड़ देने वाली गरज के साथ ऑफ रोड व्हीकल ने हल्का नीला धुआं छोड़ा और धनुष से निकले तीर की तरह निकल गया। पल भर में सड़क के आखिर में गायब हो गया। ठंडी हवा बहती रही। चार्ल्स थर्ड और बार्ट वहीं स्तब्ध खड़े रह गए, लंबे समय तक होश में नहीं आ सके। महाराज, वो चीज, वो लोहे का खोल, उसके अंदर जरूर कोई दानव छिपा है। बार्ट के पूरे शरीर की चर्बी कांप रही थी। बिना घोड़ों के चलना और इतनी तेज रफ्तार से, अगर ये दानव की शक्ति नहीं है तो क्या है? महामहिम सिलास ने जरूर अपनी आत्मा शैतान को बेच दी होगी। चुप रहो बार्ट। चार्ल्स थर्ड की आवाज असामान्य रूप से ठंडी थी, लेकिन केवल वही जानता था कि तलवार पकड़े उसकी हथेली ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। अगर वो दानव की शक्ति थी तो वो आम आदमी उसे इतनी आसानी से चलाने की हिम्मत कैसे कर रहा था? और उस जवान आदमी के लहजे से लगता था कि ये चीज ब्लैकस्टोन सिटी में कोई दुर्लभ वस्तु नहीं थी। चलो उस सर्विस एरिया विश्राम स्थल की तरफ। चार्ल्स थर्ड ने अपना घोड़ा पकड़ा और सीमेंट सड़क के किनारे वाली मिट्टी की सहायक सड़क पर चलने लगा। 5 मील ज्यादा दूर नहीं था। जैसे जैसे रात होने लगी और वीराने की हवा और ज्यादा काटने वाली हो गई, एक इमारत जिसकी रोशनी गर्माहट फैला रही थी उनकी नजर में आई। वो 2 मंजिला घर था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो लकड़ी या पत्थर से नहीं बल्कि साफ सुथरे ढंग से रखी गई लाल ईंटों से बना था, जिसकी सतह सफेद राख से पुती हुई थी। जिस बात ने चार्ल्स थर्ड को सबसे ज्यादा अविश्वसनीय लगा वो ये था कि उस घर की खिड़कियों पर चर्मपत्र या कपड़े नहीं लगे थे, बल्कि उनमें बर्फ के क्रिस्टल जैसे पारदर्शी पतले टुकड़े जड़े हुए थे। घर के अंदर की रोशनी उन पारदर्शी टुकड़ों से होकर बाहर चमक रही थी, जैसे अंधेरे वीराने में कोई प्रकाश स्तंभ। कांच? हे भगवान, इतने बड़े रंगीन कांच के टुकड़े! बार्ट चिल्लाया, उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थी।
थॉर्न साम्राज्य में रंगीन कांच बेहद विलासिता की चीज थी। केवल शाही परिवार और सबसे बड़ी रईस ही हथेली जितने छोटे टुकड़े रखने के योग्य थे, जिन्हें आमतौर पर शराब के प्याले बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यहां इतनी बड़ी कांच की चादरों का इस्तेमाल खिड़कियां बनाने में हो रहा था। डर और आश्चर्य से भरे दोनों ने विश्राम स्थल का लकड़ी का दरवाजा खोल दिया। एक गर्म हवा की लहर उनके चेहरों से टकराई और तुरंत उनके शरीर की ठंड दूर हो गई। विश्राम स्थल की लॉबी बहुत चमकदार थी, लेकिन वहां रोशनी का स्रोत मशालें या मोमबत्तियां नहीं थीं। उसकी जगह छत से लटके कांच के गोले थे जो लगातार तेज सफेद रोशनी फैला रहे थे। हाईवे 1 विश्राम स्थल में आपका स्वागत है। आप दोनों रात रुकेंगे या खाना खाएंगे? काउंटर के पीछे साफ नीली यूनिफॉर्म पहनी एक मोटी आंटी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। चार्ल्स III ने चारों तरफ देखा। लॉबी में कुछ मेजें थीं। कई लोग जो मोटे कपड़े पहने हुए थे और कारीगर या किसान लग रहे थे, बड़े बड़े निवाले खा रहे थे। उनकी प्लेटों में वास्तव में सफेद ब्रेड और चर्बी टपकाता हुआ भुना मांस का बड़ा टुकड़ा था। आम लोग सफेद ब्रेड खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। चार्ल्स III को लगा जैसे उसकी दुनिया की सोच पर जोरदार हमला हुआ हो। साम्राज्य के बाकी हिस्सों में आम लोग केवल बुरादा और रीत मिली काली ब्रेड खा सकते थे और मांस केवल रईसों का खाना था। 2 मेहमान, कमरे और कुछ गर्म खाना। चार्ल्स III ने शांत दिखने का नाटक किया, अपनी कोट से एक सोने का सिक्का निकाला और काउंटर पर फेंक दिया। मोटी आंटी ने सोने का सिक्का उठाया, उसे देखा और होंठ मोड़ लिए। दक्षिण की सोने की सिक्की, इनकी शुद्धता सच में बहुत खराब है। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि हम यहाँ मुश्किल से विदेशी मुद्रा स्वीकार करते हैं। ये लो तुम्हारा बाकी पैसा। आंटी ने रंग बिरंगे कागज के टुकड़ों और कुछ सुंदर चांदी के सिक्कों की एक मुट्ठी उन्हें दे दी। ये क्या है? चार्ल्स III ने अपने हाथ के कागज को देखकर भौएं सिकोड़ ली। ब्लैकस्टोन की मुद्रा, और क्या, हमारे इलाके की कानूनी मुद्रा। तुम बाहरी लोग सच में परेशानी हो। आंटी ने आंखें घुमा ली। कमरे दूसरी मंजिल पर है, बाईं तरफ 201 और 202। कमरों में हीटिंग और अलग बाथरूम है। गर्म पानी भरपूर है, बस हर जगह पानी मत फैलाना। चक्कर खाए हुए चार्ल्स III और बार्ट दूसरी मंजिल पर गए। जब उन्होंने मेहमान कमरे का दरवाजा खोला तो वे फिर से चौंक गए। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन बिल्कुल साफ था। दीवार के पास सफेद लोहे का एक बड़ा हीटर रखा था जो हैरान कर देने वाली गर्मी फैला रहा था। यही वजह थी कि कमरा वसंत जैसा गर्म था। बार्ट जिज्ञासा से उस छोटे कमरे में गया जिसे अलग बाथरूम कहा जाता था। एक पल बाद अंदर से सुअर काटने जैसी चीख सुनाई दी। महाराज, महाराज मुझे बचाइए, यहाँ पानी का राक्षस है। चार्ल्स III ने तलवार निकाली और अंदर दौड़ा, केवल ये देखने के लिए कि बार्ट दीवार पर लगी धातु की पाइप की तरफ इशारा कर रहा था। धातु की पाइप के ऊपर एक हैंडल था। बार्ट से गलती से अभी हैंडल टकरा गया था और साफ गर्म पानी लगातार पाइप से निकल रहा था। ये पानी कहां से आया? चार्ल्स III ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। पानी बहुत गर्म था। ना कोई नौकर पानी उबाल रहा था, ना लकड़ी की बाल्टी थी। पानी बस दीवार से अपने आप निकल रहा था। उसने ऊपर देखा और वहां एक बिल्कुल सफेद चीनी मिट्टी का शौचालय था। साथ ही दीवार पर चिपका एक नोट भी था। इस्तेमाल के बाद फ्लश बटन दबाएं। चार्ल्स III, थॉर्न साम्राज्य का सर्वोच्च राजा, इस समय ब्लैकस्टोन सिटी के किनारे बने एक छोटे विश्राम स्थल के शौचालय में खड़ा था और उसने पहले कभी ना महसूस किया गया डर महसूस किया। ये एक गहरा डर था जो अनजान चीजों का सामना करने से पैदा हुआ था। ऐसी सभ्यता का सामना करने से जो उसकी समझ से पूरी तरह बाहर थी। सिलास, आखिर तुम पिछले 10 सालों में यहां क्या करते रहे हो? उस रात चार्ल्स III पूरी रात नहीं सोया। वो मुलायम सूती रजाई के नीचे लेटा रहा जिसमें धूप की खुशबू थी और दीवारों में बहते पानी की कभी कभी आने वाली आवाज सुनता रहा। उसका दिमाग लगातार आज देखी हुई हर चीज दोहराता रहा। वो अटूट सीमेंट सड़क, वो हैरान कर देने वाली गति वाला ऑफ रोड वाहन, दिन जैसी चमकदार बिजली की रोशनी और कभी खत्म ना होने वाला गर्म पानी। इनमें से केवल एक चीज को भी शाही राजधानी में वापस ले जाया जाए तो पूरा उच्च वर्ग पागल हो जाएगा, लेकिन यहां ये चीजें आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत जैसी लग रही थीं। अगली सुबह चार्ल्स III अपनी आंखों के नीचे काले घेरे लेकर कमरे से बाहर निकला। बार्ट उसके पीछे पीछे सुस्त हालत में चल रहा था। पिछली रात बार्ट ने आधी रात तक उस फ्लश शौचालय का अध्ययन किया था और आखिर में मजबूती से मान लिया था कि वो समुद्र देवता के महल तक जाने वाला जादुई चक्र है। दोनों ने पहली मंजिल पर ऐसा नाश्ता खाया जिसने लगभग उनकी जीभ निगलवा दी। तले हुए अंडे, बेकन और दूध नाम का पेय। फिर अपने घोड़ों को लेकर विश्राम स्थल से बाहर निकल गए। तुम दोनों मुख्य सड़क के साथ चलते जाओ, शहर पहुंच जाओगे, लेकिन आज भारी सामान का काफिला गुजरने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि किनारे रहना। विश्राम स्थल वाली आंटी ने दयालुता से उन्हें याद दिलाया। चार्ल्स III ने उसे धन्यवाद दिया और दोनों मिट्टी वाली सड़क पर उत्तर की तरफ चलते रहे। जैसे जैसे वे ब्लैकस्टोन सिटी के करीब पहुंचते गए, सड़क पर लोगों की संख्या बढ़ती गई। वहां जवान लोग अजीब 2 पहियों वाले लोहे के ढांचे, साइकिल पर तेजी से गुजर रहे थे और व्यापारी 4 पहियों वाली घोड़ा गाड़ियों में सामान भरकर ले जा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो चार्ल्स III ने शाही राजधानी के आम लोगों के चेहरों पर कभी नहीं देखी थी। आत्मविश्वास से भरी, ऊर्जावान और रईसों के डर के बिना, केवल जीवन की उम्मीद से भरी हुई। अचानक दूर वीराने से
धरती हिला देने वाली लंबी भाप की सीटी की आवाज गूंजी, जैसे कोई प्राचीन विशाल दैत्य गरज रहा हो। बार्ट इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा और वो लगभग अपने घोड़े से गिर पड़ा। महाराज, ये इस बार कौन सा राक्षस है? चार्ल्स थर्ड ने लगाम खींची और आवाज की दिशा में देखा। सीमेंट सड़क से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक अजीब रास्ता था जो स्टील की 2 समानांतर पट्टियों से बना हुआ था। इस समय उस स्टील के रास्ते पर भारी काला धुआं छोड़ता हुआ एक विशाल दैत्य उनकी तरफ गरजता हुआ आ रहा था। वो एक काली भाप ट्रेन थी। वो उस ऑफ रोड वाहन से 100 गुना ज्यादा विशाल थी जिसे उन्होंने कल देखा था। उसके विशाल स्टील के पहिए लोहे की पटरी पर पागलों की तरह घिस रहे थे और कान फाड़ देने वाली खड़खड़ाहट पैदा कर रहे थे। इंजन के पीछे वो दर्जनों लंबे डिब्बे खींच रही थी जो काले अयस्क और भारी लकड़ियों से भरे हुए थे। धरती का कांपना कल से भी ज्यादा भयानक था। चार्ल्स थर्ड को तो अपनी धड़कन भी उसी खड़खड़ाहट की लय में महसूस हो रही थी। भगवान! बार्ट के पैरों ने जवाब दे दिया और वो सीधे कीचड़ में घुटनों के बल गिर पड़ा। अपने हाथ जोड़कर बेतहाशा प्रार्थना करने लगा। ये नरक की ट्रेन है। महामहिम सिलास ने आत्माओं को ढोने के लिए नरक की ट्रेन बुला ली है। चार्ल्स थर्ड ने बार्ट की हालत को नजरअंदाज किया और उस ट्रेन को घूरता रहा। उसने धुंधले रूप से इंजन के अंदर कुछ लोगों को उसे चलाते हुए देखा। ये कोई राक्षस नहीं था, ये एक मशीन थी, इंसानों द्वारा बनाई गई मशीन। 1 डिब्बा, 2 डिब्बे, 30 डिब्बे। चार्ल्स थर्ड चुपचाप उस ट्रेन द्वारा ले जाए जा रहे सामान की मात्रा का हिसाब लगाने लगा। आखिरकार वो एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा जिसने उसे गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। ये स्टील का दैत्य एक ही यात्रा में जितना सामान ले जा रहा था वो 5000 साम्राज्य के किसानों द्वारा घोड़ा गाड़ियों से 1 महीने तक ढोए गए सामान के बराबर था और इसकी गति हैरान कर देने वाली थी। अगर इस चीज का इस्तेमाल अयस्क ढोने के बजाय सेना ढोने में किया जाए? चार्ल्स तृतीय की आंखें अचानक से खुल गईं। थॉन साम्राज्य की सेना को चलाने में सबसे बड़ी मुश्किल पीछे की रसद व्यवस्था और मार्च की गति थी। अगर उसके पास ये स्टील का दैत्य हो तो वो दसियों हजार सैनिकों और पर्याप्त राशन को केवल 3 दिनों में साम्राज्य के किसी भी कोने तक भेज सकता था। बार्ट, उठो! चार्ल्स तृतीय ने वित्त मंत्री को जमीन से खींचकर उठाया। उसकी आंखों में पागलपन और डर की मिलीजुली चमक थी। ये नरक की ट्रेन नहीं है, ये अंतहीन धन और शक्ति है। हमें तुरंत शहर में प्रवेश करना होगा। मैं अपनी आंखों से अपने अच्छे भतीजे को देखना चाहता हूं। दोपहर तक ब्लैकस्टोन सिटी की परछाई आखिरकार क्षितिज पर दिखाई देने लगी। न कोई ऊंची शहर की दीवारें, न खाई, न भाले पकड़े पहरेदार। ये सब मध्यकालीन शहर की रक्षा की सामान्य समझ के पूरी तरह खिलाफ था। लेकिन चार्ल्स तृतीय की नजर में ये बिना दीवारों वाला शहर साम्राज्य के सबसे ऊंचे किले से भी ज्यादा अटूट था, क्योंकि शहर के बाहरी इलाके में एक घना विशाल निर्माण क्षेत्र खड़ा था। अनगिनत ऊंची चिमनियां सफेद भाप और काला धुआं आसमान में छोड़ रही थीं। विशाल स्टील की गियर खुले कारखानों में धीरे धीरे घूम रही थी और कान फाड़ देने वाली गर्जना पैदा कर रही थी। वो ब्लैकस्टोन सिटी का औद्योगिक क्षेत्र था। ये कैसी जगह है? नरक! बार्ट ने भारी शोर से चकराकर अपनी कान ढक लिए। नहीं, ये एक चमत्कार है। चार्ल्स तृतीय खुद से बुदबुदाया। उसने सैकड़ों हजारों मजदूरों को एक जैसी नीली काम वाली यूनिफॉर्म पहने उन विशाल स्टील की इमारतों के बीच व्यवस्थित तरीके से आते जाते देखा, जैसे काम करने वाली चींटियां। जैसे ही वे शहर के इलाके में प्रवेश करने वाली थी, पहरेदारों की यूनिफॉर्म पहने लोगों की एक टुकड़ी ने उन्हें रोक लिया। इन लोगों के हाथों में तलवारें या भाले नहीं थी, बल्कि उनके हाथों में आगे लकड़ी वाले काले लोहे के डंडे थे, राइफलें। वे बिल्कुल सीधे खड़े थे। उनकी आंखें बांस जैसी तेज थीं और उनके शरीर से केवल सैकड़ों युद्ध लड़ चुके सैनिकों वाली खून जमा देने वाली हत्या की आभा निकल रही थी। रुको! बाहरी लोग कृपया अपनी पहचान और यात्रा के दस्तावेज दिखाइए। सार्वजनिक सुरक्षा दस्ते के कप्तान ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। चार्ल्स थर्ड ने गहरी सांस ली। अपनी कोट से शुद्ध सोने का बना एक बैज निकाला जिस पर थॉन शाही परिवार का कांटेदार पक्षी चिन्ह बना था। मैं चार्ल्स थॉन हूं। जाकर अपने लॉर्ड सिलास को बताओ कि उसका चाचा उससे मिलने आया है। बैज देखकर दस्ते का कप्तान एक पल के लिए जम गया, लेकिन चार्ल्स थर्ड की उम्मीद के विपरीत वो डर से घुटनों पर नहीं गिरा, बल्कि उसने भौहें सिकोड़ ली और अपने कंधे पर लगे छोटे काले चौकोर डिब्बे वॉकी टॉकी को दबाया। कमांड सेंटर सुनिए, साउथ सिटी चेक पॉइंट पर 2 बाहरी लोग मिले हैं। उनमें से एक खुद को चार्ल्स थॉन यानी वर्तमान राजा बता रहा है। आगे के आदेश चाहिए। ओवर। वॉकी टॉकी से खरखराहट की आवाज आई, फिर एक आलसी जवान आवाज सुनाई दी। चाचा चार्ल्स? वो इस वीराने में क्यों आ गया? ठीक है, उनकी तलाशी लो। अगर उनके पास कोई खतरनाक चीज न हो तो उन्हें आंतरिक मामलों की इमारत में लाने के लिए गाड़ी भेज दो। समझ गया। दस्ते के कप्तान ने वॉकी टॉकी नीचे रखा और चार्ल्स थर्ड की तरफ हाथ से इशारा किया। आप दोनों कृपया तलाशी में सहयोग करें। चार्ल्स थर्ड का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो एक सम्मानित राजा होकर कुछ छोटे सैनिकों से अपनी तलाशी करवाएगा,
और वॉकी टॉकी से आने वाली वो आवाज निश्चित रूप से सिलास की थी। उस हरामी ने उसे खुद आकर स्वागत करने की औपचारिकता तक नहीं दिखाई। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज की तलाशी लेने की? बार्ट गरजा। क्लिक क्लैक, एक साथ आवाज गूंजी। 1 दर्जन से ज्यादा राइफलें तुरंत उठ गईं। उन काली नलियों का निशाना सीधे चार्ल्स थर्ड और बार्ट पर था। हालांकि वो नहीं जानता था कि वे लोहे के डंडे किस तरह के हथियार थे, लेकिन चार्ल्स थर्ड ने सहज रूप से मौत का घातक खतरा महसूस किया। जैसे अगर सामने वाला बस एक उंगली भी हिला दे तो वो टुकड़ों में बिखर जाएगा। हम नियमों के अनुसार काम करते हैं। अगर सहयोग नहीं करोगे तो ब्लैकस्टोन सिटी से निकल जाओ। दस्ते की कप्तान की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। चार्ल्स थर्ड ने दांत भींचे और धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठा दिए। बार्ट, उन्हें तलाशी लेने दो। 10 मिनट बाद चार्ल्स थर्ड और बार्ट एक विशाल जीप में बैठे थे। जैसे ही वाहन ब्लैकस्टोन सिटी के मुख्य शहरी क्षेत्र में घुसा, चार्ल्स थर्ड फिर से गहरी चुप्पी में डूब गया। अगर बाहरी औद्योगिक क्षेत्र गरजता हुआ स्टील का दैत्य था, तो मुख्य शहरी क्षेत्र एक ऐसा सपनों का शहर था जो युगों से आगे निकल चुका था। सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि 8 घोड़ा गाड़ियां साथ साथ चल सकें, और उनके किनारे साफ सुथरे पेड़ लगे हुए थे। जमीन पर कहीं गोबर नहीं था, न बहता हुआ गंदा पानी। सब कुछ अविश्वसनीय रूप से साफ था। सड़क के दोनों तरफ की इमारतें ज्यादातर 3 या 4 मंजिला थीं, जो पूरी तरह लाल ईंट और सीमेंट से बनी थीं, और उनमें विशाल कांच की खिड़कियां लगी थीं। पहली मंजिल पर ज्यादातर दुकानें थीं, और कांच के पार अंदर रखे सामान साफ दिखाई दे रहे थे। चमकीले रंग के कपड़े, क्रिस्टल जैसे साफ कांच के बर्तन और तरह तरह के अनदेखी मशीन वाले औजार। सड़क पर पैदल चलने वालों की भीड़ लगातार बह रही थी। पुरुष साफ सुथरी जैकेट या शर्ट पहने थे, और महिलाएं अब भारी सिर ढकने वाले कपड़े नहीं पहनती थीं, बल्कि चमकीले रंग के कपड़े पहनकर खुलेपन से सड़क पर चल रही थीं। महाराज, उन लोगों को देखिए। बार्ट कार की खिड़की से टिककर सड़क किनारे कुछ बच्चों की तरफ इशारा करने लगा। क्या वे सफेद चीनी पकड़े हुए हैं? चार्ल्स तृतीय ने वहां देखा जहां बार्ट इशारा कर रहा था। कुछ बच्चे अपने हाथों में बर्फ जैसी सफेद चीनी के टुकड़े चाट रहे थे और बेफिक्र होकर हंस रहे थे। सफेद चीनी? शाही राजधानी में ये ऐसी विलासिता थी जिसे बड़े रईस केवल बीमारी के समय थोड़ा सा खाने को तैयार होते थे। यहां ये आम बच्चों का नाश्ता बन चुकी थी। वाहन एक विशाल 6 मंजिला इमारत के सामने रुक गया। ये इमारत पूरी तरह धूसर सफेद कंक्रीट और भारी मात्रा में कांच से बनी थी, जो सूरज की रोशनी में ठंडी और भव्य चमक दे रही थी। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, ब्लैकस्टोन सिटी प्रशासनिक केंद्र। आप दोनों कृपया उतर जाइए, लॉर्ड ऊपर वाली मंजिल के कार्यालय में आपका इंतजार कर रहे हैं, ड्राइवर ने बेरुखी से कहा। चार्ल्स तृतीय और बार्ट एक गाइड के पीछे पीछे इमारत के अंदर गए। लॉबी का फर्श संगमरमर से बना था, जो आईने की तरह चमक रहा था, और ऊपर एक शानदार क्रिस्टल झूमर लटका हुआ था। गाइड उन्हें एक धातु के दरवाजे तक ले गया और एक बटन दबाया। धातु के दरवाजे दोनों तरफ खिसक कर खुल गए और अंदर एक छोटा कमरा दिखाई दिया। ये लिफ्ट है, कृपया अंदर आइए। ये कैसी लोहे की पिंजरा है? बार्ट जिद पकड़कर अंदर जाने से मना करने लगा। चार्ल्स थर्ड ने अपने अंदर की बेचैनी दबाई और सीधे लिफ्ट में चला गया। ये देखकर बार्ट के पास मजबूरी में पीछे आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, हल्की भारहीनता महसूस हुई और बार्ट इतना डर गया कि सीधे फर्श पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। डिंग! लिफ्ट के दरवाजे फिर से खुले। वे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच चुके थे। चार्ल्स थर्ड ने अपनी शक्ल ठीक की और लिफ्ट से बाहर निकला। गलियारे के आखिर में महोगनी लकड़ी का एक आधा खुला दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला और उसके सामने जरूरत से ज्यादा विशाल कार्यालय था। विशाल फर्श से छत तक की खिड़कियों के सामने एक लंबा दुबला जवान आदमी खड़ा था, जिसने अच्छी तरह सिला हुआ धूसर सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में गर्म कॉफी का कप था और वो पूरे शहर को देख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो जवान आदमी मुड़ा और उसका सुंदर लेकिन थोड़ा व्यंग्य भरा चेहरा दिखाई दिया। बहुत समय हो गया अंकल चार्ल्स। 10 साल में पहली बार मुझसे मिलने आए हो और शाही राजधानी की कोई खास चीज भी नहीं लाए। सिलास के होंठ मुस्कान में मुड़ गए और उसने आराम से कॉफी का कप विशाल मेज पर रख दिया। चार्ल्स थर्ड इस परिचित लेकिन अब अजनबी लग रहे भतीजे को घूरता रहा। 10 साल पहले निर्वासन के समय रो रो कर बुरा हाल करने वाला डरपोक लड़का अब हर चीज को नियंत्रित करने वाला आत्मविश्वास दिखा रहा था। सिलास, चार्ल्स थर्ड ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे बहुत बड़ा झटका दिया है। ये शहर, ये अजीब मशीनें और तुम्हारे बदतमीज सैनिक। आखिर तुम साम्राज्य की नजरों से छिपकर क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? सिलास सोफे तक गया और बैठ गया। उसने पैर पर पैर चढ़ाया और सामने वाली सीट की तरफ इशारा किया। बैठिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं केवल अपनी जागीर बना रहा हूं। आखिर 10 साल पहले जब आपने मुझे इस अभिशप्त जगह पर फेंका था, तब आपको उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदा रहूंगा। भूख से मरने से बचने के लिए मुझे खुद कुछ तरीके निकालने पड़े। कुछ तरीके निकालने पड़े? बार्ट चार्ल्स थर्ड के पीछे से कूदकर बाहर आया और सिलास की तरफ उंगली दिखाकर गालियां देने लगा। ये देशद्रोह है। तुमने चुपके से ये बुरी मशीनें और ईश्वर के नियमों के खिलाफ चालें बनाई हैं। तुमने निजी सेना खड़ी की है। तुम टैक्स तक नहीं देते। सिलास, तुम साम्राज्य के गद्दार हो। महाराज आज तुम्हें सजा देने आए हैं। सिलास ने हल्का सा आंखें सिकोड़ ली और बार्ट को ऐसे देखा जैसे कोई मस्खरे को देखता है।
उसने जेब से चांदी रंग का धातु का चौकोर हवारोधी लाइटर निकाला। क्लैक, ढक्कन खुला और तुरंत हल्की नीली लौ निकल आई। बार्ट डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। जादू? तुम सच में जादू इस्तेमाल करते हो? सिलास ने सिगरेट जलाई, एक लंबा कश लिया, धुएं का गोला बाहर छोड़ा और आराम से बोला, लॉर्ड बार्ट, समय बदल चुका है। जिसे तुम बुरी मशीनें और गलत चालें कहते हो, उसे विज्ञान कहते हैं। और जहां तक टैक्स की बात है, ब्लैकस्टोन सिटी ने 10 साल में साम्राज्य का एक तांबे का सिक्का भी खर्च नहीं किया। फिर मैं किस आधार पर टैक्स दूं? तुम। बार्ट गुस्से से भर गया। बस बहुत हुआ बार्ट। चार्ल्स तृतीय ने वित्त मंत्री को रोक दिया। वो सिलास के सामने बैठ गया। उसकी नजरें जल रही थीं। मैं मानता हूं, तुम्हारी ब्लैकस्टोन सिटी ने मुझे बहुत ज्यादा चौंका दिया है। वो स्टील का दैत्य जो लोहे की पटरी पर दौड़ सकता है, और वो सपाट सड़कें। अगर इन्हें पूरे साम्राज्य में फैलाया जाए तो थॉन साम्राज्य पूरे महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। चार्ल्स तृतीय रुका और उसकी आवाज शाही हो गई। सिलास, इन तकनीकों को बनाने के तरीके मुझे सौंप दो। तुम्हारे इन योगदानों को देखते हुए मैं तुम्हारे पुराने अपराध माफ कर सकता हूं और तुम्हें साम्राज्य का ड्यूक भी बना सकता हूं, जिससे तुम शाही राजधानी लौट सको। चार्ल्स थर्ड की नजर में यह बहुत बड़ी कृपा थी। एक निर्वासित राजकुमार का फिर से सत्ता के केंद्र में लौटना किसी भी इंसान के लिए अस्वीकार करना असंभव था। लेकिन सिलास अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी और तेज होती गई, यहां तक कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अंकल चार्ल्स, क्या आप इतने समय से शाही राजधानी में रहकर अपना दिमाग जंग लगा चुके हैं? सिलास ने सिगरेट बुझाई और उसकी आंखें तुरंत चाकू जैसी तेज हो गईं। मुझे माफ करेंगे? मुझे ड्यूक बनाएंगे? क्या आपको लगता है कि मुझे अब भी आपकी कृपा की जरूरत है? बदतमीज। चार्ल्स थर्ड अचानक खड़ा हो गया और बिना किसी रोक के राजा वाली दबाव भरी आभा छोड़ दी। सिलास, मत भूलो, तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन थॉन साम्राज्य की है। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब साम्राज्य ने दिया है। मेरे पास 10,000 श्रेष्ठ भारी घुड़सवार शूरवीर हैं। मेरे सिर्फ एक आदेश पर वे तुम्हारी ब्लैकस्टोन सिटी को रौंदकर मिट्टी में मिला सकते हैं। चार्ल्स थर्ड की धमकी सुनकर भी सिलास ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी मेज पर रखा एक बटन दबाया। गार्ड बटालियन को सूचना दो। शहर के बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड नंबर 1। ये कांटेदार तारों से घिरा विशाल वीराना था। दूर पहाड़ी पर बड़े सफेद क्रॉस वाले निशान बने हुए थे। चार्ल्स तृतीय और बार्ट ट्रेनिंग ग्राउंड के देखने वाले मंच पर खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वो उनके दिलों के शक को नहीं उड़ा पा रही थी। उनके ठीक सामने ब्लैकस्टोन सिटी के 500 सैनिक छद्म रंग वाली यूनिफॉर्म पहने साफ कतारों में खड़े थे। उनके पास भारी कवच नहीं था, न ढाल न भाले। हर आदमी के हाथ में केवल लकड़ी वाले काले लोहे का डंडा था। यही तुम्हारी सेना है, चार्ल्स तृतीय ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा और राजा वाला आत्मविश्वास वापस पाने की कोशिश की। बिना कवच के मेरी भारी घुड़सवार सेना के हमले के सामने ये एक दौर भी नहीं टिकेंगे। सिलास, तुम बहुत घमंडी हो। बार्ट ने भी तुरंत साथ दिया। बिल्कुल, आग कुरीदने वाले डंडे पकड़े ये कीचड़ में रहने वाले किसान साम्राज्य की श्रेष्ठ सेना की बराबरी करने की हिम्मत करते हैं। सिलास उनके पास खड़ा दूरबीन पकड़े हुए था। ये सुनकर वो केवल हल्का मुस्कुराया। अंकल चार्ल्स, घुड़सवार सेना के हमले की पहली शर्त यह है कि वे मेरे सैनिकों तक पहुंच सकें। उसने अपने पास खड़े अधिकारी की तरफ मुड़कर सिर हिलाया। शुरू करो। पहला प्रदर्शन, पैदल सेना की लाइन फायरिंग रणनीति। 400 मीटर दूर लकड़ी के बोर्ड वाली संरचना को निशाना बनाओ। जी सर। अधिकारी ने लाल झंडा लहराया। नीचे 500 सैनिक जल्दी से फैल गए और पेट के बल या आधे झुककर लेट गए। उन्होंने अपने हाथों की राइफलें उठाईं और दूर के निशानों पर निशाना साधा। 400 मीटर। चार्ल्स थर्ड ने भौहें सिकोड़ ली। साम्राज्य के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारियों की प्रभावी दूरी 150 मीटर से ज्यादा नहीं थी। 400 मीटर की दूरी पर तो इंसान साफ दिखाई भी नहीं देता। फिर ये लोग हमला किस चीज से करने वाले थे? बैंग 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 बैंग। अचानक गोलियों की आवाज फूट पड़ी, जिसने कान सुन कर दिए। राइफलों की नलियों से आंखें चौंका देने वाली आग और हल्का सफेद धुआं निकलने लगा। चार्ल्स थर्ड ने सहज रूप से अपने कान ढक लिए। फिर उसने ऐसा दृश्य देखा जिसे वो जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएगा। 400 मीटर दूर वे मजबूत लकड़ी के निशाने 2 इंच मोटे और भारी घुड़सवारों के कवच की नकल करने के लिए बनाए गए। ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर अदृश्य लोहे के हथौड़े पागलों की तरह बरस रही हों। लकड़ी के टुकड़े तुरंत उड़ने लगे। सिर्फ दर्जन भर सेकंड में सैकड़ों लकड़ी के बोर्ड छेदों से भर गए और जोरदार आवाज के साथ गिर पड़े। देखने वाले मंच पर मौत जैसी खामोशी छा गई। बार्ट का मुंह इतना खुल गया था कि उसमें एक सेब आ सकता था और उसका मोटा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। ये कैसी छिपी हुई हथियार है? 400 मीटर दूर से ये भारी कवच तक भेज सकता है। चार्ल्स थर्ड का चेहरा तुरंत डर से सफेद पड़ गया। वो युद्ध कला में बहुत अनुभवी था। उसके दिमाग में तुरंत वो दृश्य बनने लगा जहां उसके भारी घुड़सवार इस तरह के हथियार का सामना कर रहे थे। घुड़सवार अपने युद्ध घोड़ों पर हमला शुरू करेंगे, लेकिन दुश्मन से 400 मीटर दूर रहते हुए ही इस भयानक छिपे हथियार से बेरहमी से काट डाले जाएंगे। जिस स्टील कवच पर उन्हें इतना गर्व था, वो इस हथियार के सामने कागज से ज्यादा मजबूत नहीं होगा। वे दुश्मन का चेहरा साफ देखने से पहले ही लाशों में बदल जाएंगे। इसे बोल्ट एक्शन राइफल कहते हैं। सिलास की आवाज चार्ल्स थर्ड के कानों में मौत की घंटी जैसी गूंजी।
दूरी 800 मीटर, प्रभावी घातक दूरी 400 मीटर। एक प्रशिक्षित सैनिक 1 मिनट में 15 गोलियां चला सकता है। चार्ल्स थर्ड ने मुश्किल से निगलते हुए खुद को बोलने पर मजबूर किया। सच में बहुत शक्तिशाली। लेकिन अगर घुड़सवार बिखर कर हमला करें या जमीन का इस्तेमाल छिपने के लिए करें और उस समय का फायदा उठाएं जब तुम अपने हथियार दोबारा भर रहे हो? दोबारा भरने का समय? सिलास हंसा, एक थोड़ा क्रूर हंसी। अंकल चार्ल्स, लगता है आपने कुछ गलत समझ लिया है। राइफलें तो केवल व्यक्तिगत रक्षा के हथियार हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली युद्ध का मांस पीसने वाला यंत्र क्या होता है। सिलास ने फिर हाथ लहराया। दूसरा प्रदर्शन, मशीन गन, दबाव वाली फायरिंग। नीचे की जगहों पर कई कैनवास के पर्दे हटाए गए और 6 भारी अजीब आकार की मशीनें दिखाई दी। उनकी मोटी नलियां थीं, वे 2 पहियों पर लगी थीं और उनके किनारों से पीतल रंग की गोलियों वाली लंबी पट्टियां जुड़ी हुई थीं। मैक्सिम भारी मशीन गन, पानी से ठंडी की गई। तैयार, फायर। द द द द द द द द। जब उन 6 राक्षसों जैसी मशीन गनों ने एक साथ गरजना शुरू किया तो चार्ल्स थर्ड को लगा जैसे पूरी दुनिया फट गई हो। ये राइफलों जैसी साफ आवाज नहीं थी, बल्कि लगातार चलने वाली ऐसी गर्जना थी जो मौत के देवता की पागल हंसी जैसी लग रही थी। मशीन गनों की नलियों से 1 मीटर लंबी आग निकल रही थी और खाली खोखे बहते पानी की तरह किनारों से बाहर उड़ रहे थे। वे जमीन पर छोटे पहाड़ की तरह जमा होने लगे। आग की 6 दिखाई देने वाली रेखाएं मिलकर मौत का ऐसा जाल बना रही थी जिसमें कोई जगह खाली नहीं थी और वो बेरहमी से दूर खड़ी पुतलों की सेना की तरफ बढ़ रहा था। वो एक ऐसी संरचना थी जो घनी सेना के हमले की नकल कर रही थी। मशीन गनों की गोलियों के नीचे वे पुतले तुरंत टुकड़ों में बिखर गए, मिट्टी हवा में उड़ गई और पेड़ बीच से टूट गए। उस आग के जाल के भीतर कुछ भी जीवित नहीं बच सकता था। फायर बंद। गोलियों की आवाज अचानक रुक गई। युद्ध क्षेत्र में केवल मशीन गनों की नलियों से उठती सफेद भाप और बारूद के धुएं की तीखी गंध बची थी। चार्ल्स थ्री के पैर कमजोर पड़ गए। वो 2 कदम पीछे लड़खड़ाया और भारी आवाज के साथ मंच की कुर्सी पर गिर पड़ा। उसके हाथ कुर्सी के हथों को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। निराशा, गहरी निराशा। 10,000 भारी घुड़सवार? उन मशीन गनों नाम के राक्षसों के सामने 10,000 तो छोड़ो, 1 लाख सैनिक भी केवल मांस के निशाने बन जाएंगे जो बस कुछ मिनट ज्यादा अभ्यास का मौका देंगे। घुड़सवारों का वर्ग, वो महान वर्ग जिसने हजारों साल तक इस महाद्वीप पर राज किया था, इस पल पूरी तरह मौत की सजा पा चुका था। राक्षस, तुमने दुनिया खत्म करने वाले राक्षस बना दिए हैं। बार्ट पूरी तरह टूट चुका था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा पागलों की तरह सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। देवता तुम्हें सजा देंगे। दानव, तुम दानव हो। सिलास ने घृणा से बार्ट को देखा। इसे यहां से हटाओ, ये बहुत शोर कर रहा है। 2 सैनिक मंच पर आए और रोते हुए बार्ट को मरी हुई कुत्ते की तरह घसीट कर ले गए। अब मंच पर केवल सिलास और चार्ल्स थर्ड बचे थे। सिलास चार्ल्स थर्ड के पास गया और ऊपर से इस कभी घमंडी और शक्तिशाली राजा को देखने लगा। अंकल चार्ल्स, अब भी क्या आपको लगता है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं? क्या अब भी आपको लगता है कि आपके 10,000 घुड़सवार मेरी ब्लैकस्टोन सिटी को मिट्टी में मिला सकते हैं? चार्ल्स तृतीय ने सिर उठाया। उसका पहले वाला शाही चेहरा अब 10 साल बूढ़ा लग रहा था। उसने सिलास को देखा और भारी आवाज में पूछा, आखिर तुम क्या करना चाहते हो सिलास? इतनी शक्ति के साथ तुम सीधे शाही राजधानी पर हमला करके सिंहासन छीन सकते हो। फिर तुमने यहां 10 साल तक चुपचाप क्यों बिताए? सिंहासन। सिलास ने तिरस्कार से हंसते हुए दूर धुआं छोड़ते औद्योगिक क्षेत्र की तरफ देखा। अंकल चार्ल्स, आपकी सोच बहुत छोटी है। एक पिछड़े सामंती साम्राज्य का सिंहासन मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि उद्योग की गर्जना पूरे महाद्वीप में गूंजे। मैं चाहता हूं कि स्टील के पहिए पुराने युग की सारी सड़ांध को कुचल दें। मैं चाहता हूं सितारों का समुद्र। सिलास वापस मुड़ा और जलती नजरों से चार्ल्स तृतीय को घूरने लगा। मैं आपको आज ये सब दिखाने यहां इसलिए नहीं लाया कि आप पर रौब जमा सकूं, बल्कि इसलिए कि आपको एक विकल्प दे सकूं। एक ऐसा विकल्प जो थॉन साम्राज्य को विनाश से बचा सकता है और उसे मेरे साथ दुनिया पर राज करने का मौका दे सकता है। हवा ट्रेनिंग ग्राउंड पर बह रही थी और अपने साथ बारूद के धुएं की तेज गंध ला रही थी। चार्ल्स तृतीय ने उस तीखी गंध को गहरी सांस में खींचा और खुद को इस बड़े झटके से शांत करने की कोशिश की। एक राजा के रूप में वो काफी चालाक था। वो जानता था कि अगर सिलास ने उसे सीधे नहीं मारा तो इसका मतलब था कि उसकी अब भी कुछ कीमत है। क्या विकल्प? चार्ल्स तृतीय ने भारी आवाज में पूछा। सिलास ने उंगलियां चटकाईं और पास खड़े एक सहायक अधिकारी ने तुरंत एक मोटा दस्तावेज उसके हाथ में दे दिया। सिलास ने वो दस्तावेज चार्ल्स थर्ड के सामने मेज पर फेंक दिया। थॉन साम्राज्य के व्यापक औद्योगिक पुनर्गठन और ब्लैकस्टोन सिटी विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की स्वायत्ता संधि। चार्ल्स थर्ड ने कवर पर लिखे शब्द पढ़े और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। इसे खोलकर देखिए। सिलास अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया
और दूसरी सिगरेट जला ली। चार्ल्स थर्ड ने दस्तावेज खोला। जितना ज्यादा वो पढ़ता गया, उसका चेहरा उतना ही बदसूरत होता गया। अंत में उसने अचानक दस्तावेज मीज पर पटक दिया और अत्यधिक गुस्से में हंस पड़ा। सिलास, तुम सपना देख रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं साम्राज्य की कर व्यवस्था, सेना की कमान और यहां तक कि रईसों की निजी जागीरों का अधिकार भी खत्म कर दूं। ये सिर्फ सत्ता छीनना नहीं है, तुम पूरे साम्राज्य के शासक वर्ग की जड़ों को खोद रहे हो। जैसे ही ये घोषित होगा, सारे रईस विद्रोह कर देंगे। विद्रोह? सिलास ने धुएं का गोला छोड़ा। उसकी आंखों में तिरस्कार था। विद्रोह? किसके सहारे? उनके हाथों में पड़े कबाड़ के टुकड़ों के सहारे? अंकल चार्ल्स, आपने अभी देखा, मशीन गनों के सामने उनके घुड़सवार हमले मजाक हैं। मैंने सीधे सैन्य शक्ति का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पिटे हुए उजड़े वीराने पर कब्जा नहीं करना चाहता। मुझे जनसंख्या चाहिए, मुझे मजदूर चाहिए, मुझे ऐसा पूरा बाजार चाहिए जो ब्लैकस्टोन सिटी की औद्योगिक क्षमता को इस्तेमाल कर सके। सिलास आगे झुका और अपने जुड़े हुए हाथ मेज पर रख दिए। उसके शरीर से भारी दबाव महसूस हो रहा था। इस संधि पर हस्ताक्षर कर दीजिए और नाम के लिए थॉन साम्राज्य अब भी आपका रहेगा। आप अब भी राजा रहेंगे और अपनी दौलत और शान का आनंद लेते रहेंगे, लेकिन साम्राज्य का असली नियंत्रण मुझे देना होगा। मैं ब्लैकस्टोन सिटी की तकनीक का इस्तेमाल करके 5 साल के भीतर थॉन साम्राज्य को पूरे महाद्वीप की सबसे बड़ी शक्ति बना दूंगा। अगर आपने हस्ताक्षर नहीं किए, सिलास ने दूर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ इशारा किया, तो फिर मुझे इसे खुद लेना पड़ेगा और उस समय शाही राजधानी की दीवारें मेरी तोपों के सामने आधा घंटा भी नहीं टिकेंगी। तोपें? ये क्या है? चार्ल्स थर्ड ने तुरंत ये शब्द पकड़ लिया। सिलास मुस्कुराया। अभी की राइफलें और मशीन गन तो केवल शुरुआत थी। चूंकि अंकल चार्ल्स को अब भी शक है, तो मैं आपको पूरी तरह हार मानने पर मजबूर कर देता हूं। चलिए तोप खाने की जगह चलते हैं। आधा घंटा बाद जीप एक बंजर पहाड़ के नीचे आकर रुकी। यहां कोई पैदल सैनिक नहीं थे, केवल कुछ विशाल स्टील की नलियां थीं जो आसमान की तरफ तिरछी उठी हुई थीं और लोगों के दिल में डर पैदा कर रही थीं। उन नलियों के नीचे जटिल मशीन ढांचे और विशाल पहिए लगे थे। 155 mm होविट्जर। सिलास ने ठंडी तोप की नली थपथपाई। दूरी 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर! चार्ल्स थर्ड को लगा उसका दिमाग सुन्न हो गया है। 20 किलोमीटर वो दूरी थी जिसे घोड़े पर तय करने में लगभग आधा दिन लग जाता। ये हथियार इतनी दूर तक हमला कर सकता था। 10 किलोमीटर आगे छोड़ी गई पत्थर की खदान को निशाना बनाओ। एक उच्च विस्फोटक गोला भरो। तोपखाने के कमांडर ने जोर से आदेश दिया। सैनिकों ने कुशलता से दर्जनों किलो वजन वाला विशाल गोला तोप में डाला और पीछे का हिस्सा बंद कर दिया। फायर! बूम! ऐसा धमाका हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चार्ल्स थर्ड को लगा पूरी धरती जोर से हिल गई। भयानक झटके की लहर ने उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया। उसके कान गूंजने लगे और वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। वो डर की मारी जमीन से उठा और उस दिशा में देखने लगा जहां सिलास इशारा कर रहा था। दर्जन भर सेकंड बाद 10 किलोमीटर दूर उस पहाड़ी पर जहां पत्थर की खदान थी, मिट्टी और पत्थरों के साथ विशाल काला मशरूम जैसा बादल अचानक उठ गया। तभी धमाके की भारी आवाज धीमे धीमे वहां तक पहुंची। जब धुआं और धूल हट गई तो चार्ल्स थर्ड ने दूरबीन से देखा कि पहले की ऊंची पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह उड़ चुका था। इसे तोपखाना कहते हैं। सिलास की आवाज चार्ल्स थर्ड के कानों में किसी देवता की फुसफुसाहट जैसी गूंजी। अंकल चार्ल्स, आपको क्या लगता है शाही राजधानी की गर्व वाली 10 मीटर मोटी ग्रेनाइट दीवारें ऐसे कितने गोले सह पाएंगी? चार्ल्स थर्ड के हाथ से दूरबीन गिर गई। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसका सारा गर्व, उसकी सारी योजनाएं इस पूर्ण विनाशकारी शक्ति के सामने मजाक बन चुकी थीं। मैं हस्ताक्षर करूंगा। चार्ल्स थर्ड ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई हो। उसने निराश होकर सिर झुका लिया। समझदारी भरा फैसला। सिलास ने उंगलियां झटकाईं। सहायक अधिकारी ने तुरंत एक फाउंटेन पेन आगे बढ़ा दिया। कांपते हाथों से चार्ल्स थर्ड ने संधि पर अपना नाम लिखा और राजा की मुहर लगा दी। संधि को देखते हुए आखिरकार सिलास के होठों पर राहत भरी मुस्कान आई। 10 साल की सहनशीलता, 10 साल का पागलों जैसा निर्माण कार्य, आज आखिरकार उसका भरपूर फल मिल गया था। ठीक है, काम खत्म हो गया। सिलास ने संधि समेट ली। अंकल चार्ल्स, आप बहुत मुश्किल से यहां आए हैं। मैं आपको ब्लैकस्टोन सिटी की असली नींव दिखाता हूं। अभी जो चीजें थीं वे केवल मारने के औजार थीं, लेकिन जो आप अब देखने वाले हैं वो दुनिया बदलने की शक्ति है। अगले 3 दिनों तक चार्ल्स थर्ड को ऐसा लगा जैसे वो किसी अजीब लेकिन बेहद असली सपने में जी रहा हो। सिलास उसे ब्लैकस्टोन सिटी के कृषि क्षेत्र का निरीक्षण कराने ले गया। वहां उसने किसानों को पसीना बहाते नहीं देखा, बल्कि केवल काला धुआं छोड़ती मशीनें देखी, जिन्हें ट्रैक्टर कहा जाता था। वे विशाल खेतों में गरजते हुए दौड़ रहे थे और बड़ी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी पलट रहे थे।
सिलास ने उसे बताया कि उर्वरक और बेहतर बीज इस्तेमाल करने के बाद यहां गेहूं की पैदावार प्रति मुंह 1000 कैटी तक पहुंच गई है, जो साम्राज्य के बाकी हिस्सों से 10 गुना ज्यादा है। चार्ल्स थर्ड समझ गया कि इसका मतलब था ब्लैकस्टोन सिटी में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। इसका मतलब था कि सिलास केवल अनाज के सहारे दूसरे शासकों की जीवन रेखा नियंत्रित कर सकता है। इसके बाद भी एक स्कूल गए। विशाल और चमकदार कक्षाओं में सैकड़ों हजारों आम बच्चों को पढ़ना, गणित करना और यहां तक कि भौतिकी और रसायन विज्ञान नाम का रहस्यमय ज्ञान सीखते देखा गया। ज्ञान पर एकाधिकार ही रईसों के शासन की नींव है। चार्ल्स थर्ड ने उन बच्चों को देखते हुए कड़वाहट से कहा, आम लोगों को पढ़ने देना, क्या तुम्हें डर नहीं कि वे सोचने लगेंगे और तुम्हें गिराने के लिए उठ खड़े होंगे? अज्ञानता की नीति केवल ठहराव लाती है, सिलास ने बेपरवाही से जवाब दिया। मुझे योग्य औद्योगिक मजदूर, इंजीनियर और वैज्ञानिक चाहिए, न कि ऐसे किसान जो केवल कुदाल चलाना जानते हों। केवल तब जब पूरी आबादी की बुद्धि खोली जाएगी, सभ्यता आगे छलांग लगा सकती है। अंत में सिलास उसे ब्लैकस्टोन सिटी के अस्पताल ले गया। गंभीर देखभाल वार्ड के बाहर चार्ल्स तृतीय ने अपनी आंखों से देखा कि एक सैनिक, जिसे घाव में संक्रमण और लगातार तेज बुखार के कारण साथ आए पुजारी ने मौत की सजा दे दी थी, पेनिसिलिन नाम के पारदर्शी तरल का इंजेक्शन लगने के अगले दिन चमत्कारिक रूप से बुखार से मुक्त हो गया और कुछ दिनों बाद वो फिर से स्वस्थ और सक्रिय हो गया। मृतकों को जिंदा करने वाली दिव्य दवा। चार्ल्स तृतीय ने उस छोटे कांच की बोतल को पागलपन भरी नजरों से देखा। इसके साथ सेना की मृत्यु दर खाई की तरह गिर जाएगी। 3 दिनों के दौरान चार्ल्स तृतीय की दुनिया की सोच बार बार टूटती और फिर से बनती रही। आखिरकार वो समझ गया कि सिलास जिस औद्योगिकरण की बात करता था वो कितना भयानक तंत्र था। ये कृषि, उद्योग, शिक्षा और चिकित्सा हर क्षेत्र को ढकता था। इस व्यवस्था के सामने थॉन साम्राज्य की पारंपरिक सामंती व्यवस्था ऐसी थी जैसे लकड़ी का डंडा पकड़े कोई जंगली आदमी पूरी तरह हथियारों से लैस आधुनिक सेना का सामना कर रहा हो। महाराज, जैसे ही चार्ल्स तृतीय पुनर्गठन संधि लागू करने के लिए शाही राजधानी लौटने की तैयारी कर रहा था, वित्त मंत्री बाट, जो 3 दिनों से अकेली कैद में बंद था, अचानक लड़खड़ाता हुआ स्वागत कक्ष में घुस आया। महाराज, आपदा आ गई है। बाट का चेहरा डर से भरा था और उसके हाथ में एक चर्म पत्र लहरा रहा था। शाही राजधानी से अत्यावश्यक रिपोर्ट। ड्यूक रेन ने दक्षिण के 3 मार्क्विस के साथ मिलकर विद्रोह शुरू कर दिया है। उन्होंने सम्राट के आसपास के गद्दारों को साफ करने और विद्रोही सिलास को सजा देने का नारा लगाया है। उन्होंने 30,000 सैनिकों की संयुक्त सेना इकट्ठा कर ली है, जिसमें 10,000 भारी घुड़सवार शामिल हैं और वे अभी ब्लैकस्टोन सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। चार्ल्स थर्ड का चेहरा तुरंत बदल गया और वो अचानक खड़ा हो गया। रेन? वो हरामी? उसकी इतनी हिम्मत? महाराज, ड्यूक रेन हमेशा से सिंहासन चाहता था। उसे जरूर लगा होगा कि महामहिम सिलास ने आपको नजरबंद कर लिया है और वो इस मौके का फायदा उठाकर आप दोनों को खत्म करना चाहता है। बाट घबराहट में चक्कर काटने लगा। 30,000 की सेना, वे ब्लैकस्टोन सिटी से 50 मील से भी कम दूर हैं। महाराज, चलिए जल्दी भागते हैं। चार्ल्स थर्ड ने सहज रूप से सिलास की तरफ देखा, जो मुख्य सीट पर बैठा चाय पी रहा था। सिलास ने अपना चाय का कप नीचे रखा। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब मुस्कान दिखाई दी। 30,000 पारंपरिक सैनिक, 10,000 भारी घुड़सवार। सिलास खड़ा हुआ और अंगड़ाई ली। अंकल चार्ल्स, लगता है कोई आपके शासन से बहुत असंतुष्ट है, लेकिन ये अच्छा है। मैं उन जिद्दी बूढ़े रईसों से निपटने का तरीका सोचकर परेशान हो रहा था। चूंकि वे खुद हमारे दरवाजे तक आ रहे हैं, तो मेरा काम आसान हो गया। सिलास, वो 30,000 की सेना है। चार्ल्स थर्ड थोड़ा बेचैन हो गया। हालांकि तुम्हारी तोपें और मशीन गन शक्तिशाली हैं, लेकिन तुम्हारे सैनिक आखिर केवल कुछ हजार ही हैं। अगर वे दूरी कम कर लें। सिलास जोर से हंस पड़ा। अंकल चार्ल्स, आधुनिक युद्ध के बारे में आपकी समझ अब भी ठंडे हथियारों वाले युग में अटकी हुई है। चलिए, आज मैं आपको आखिरी सबक सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि असली डायमेंशनल स्ट्राइक क्या होती है। ब्लैकस्टोन सिटी से 30 मील दक्षिण में रेड रिवर घाटी, यह ब्लैकस्टोन सिटी पहुंचने का जरूरी रास्ता था। इस समय घाटी में धूल उड़ रही थी और लोगों की उबलती आवाजों के बीच घोड़े हिनहिना रहे थे। ड्यूक रेन के नेतृत्व वाली 30,000 सैनिकों की संयुक्त सेना विशाल दल के रूप में आगे बढ़ रही थी। ड्यूक रेन एक ऊंचे शुद्ध नस्ल वाले युद्ध घोड़े पर सवार था और उसने शानदार सुनहरा कवच पहना हुआ था। वो बेहद उत्साहित लग रहा था। लॉर्ड ड्यूक, आगे रेड रिवर घाटी का निकास है। इसे पार करते ही सीधा समतल वीराना है जो सीधे ब्लैकस्टोन सिटी तक जाता है, एक घुड़सवार ने रिपोर्ट दी। बहुत बढ़िया। ड्यूक रेन तिरस्कार से हंसा। चार्ल्स, वो मूर्ख सच में केवल कुछ लोगों के साथ ब्लैकस्टोन सिटी जाने की हिम्मत कर गया। जब मैं ब्लैकस्टोन सिटी को मिट्टी में मिला दूंगा और सिलास का सिर काट दूंगा, तब थॉन साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला बदल जाएगा। लेकिन मेरे लॉर्ड, मैंने सुना है ब्लैकस्टोन सिटी के पास कुछ अजीब हथियार हैं। बकवास। ड्यूक रेन ने अपने अधीनस्थ की बात काटी। कौन सी बिना घोड़ों की गाड़ियां, कौन से आग उगलते लोहे के डंडे, ये सब गांव वालों द्वारा फैलाए गए झूठे अफवाहें हैं। पूर्ण संख्या और मेरी अजेय भारी घुड़सवार सेना के सामने बाकी सब कागज के बाग हैं। पूरी सेना तेजी से आगे बढ़ो। आज रात मैं ब्लैकस्टोन सिटी के खंडहरों पर विजय भोज करूंगा। संयुक्त सेना ने अपनी गति बढ़ा दी और रेड रिवर घाटी में घुस गई।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रेड रिवर घाटी की दोनों तरफ की खड़ी चट्टानों पर ब्लैकस्टोन सिटी की पहली पैदल सेना रेजिमेंट पहले से सख्त गठन में इंतजार कर रही थी। सिलास और चार्ल्स थर्ड पहाड़ की चोटी पर बने कमांड पोस्ट में खड़े थे और नीचे चींटियों जैसे दिखने वाले दुश्मन सैनिकों को देख रहे थे। वे बारूदी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, सिलास ने अपनी घड़ी देखकर बेपरवाही से कहा। बारूदी क्षेत्र? चार्ल्स थर्ड समझ नहीं पाया। सिलास ने कुछ नहीं समझाया, केवल अपने वॉकी टॉकी में आदेश दिया, विस्फोट करो। अगले ही पल बूम 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 बूम, पूरी रेड रिवर घाटी तुरंत फटते हुए नरक के ज्वालामुखी में बदल गई। घाटी के नीचे पहले से लगाए गए सैकड़ों शक्तिशाली बारूदी सुरंगें एक साथ फट गईं। पागल झटके की लहरें अनगिनत तेज स्टील की गोलियों और पत्थरों के साथ मिलकर संयुक्त सेना की आगे वाली पंक्ति पर टूट पड़ी, जैसे सूखी घास और सड़ी लकड़ी को कुचल रही हों। लोग घोड़ों से उछलकर गिर गए और मांस और खून हर तरफ उड़ने लगा। ड्यूक रेन के गर्व वाली भारी घुड़सवारों को चीखने का समय तक नहीं मिला और वे अपने घोड़ों सहित आधुनिक विस्फोटकों से टुकड़ों में फट गए। उनका भारी कवच उन्हें बचाने में असफल रहा, बल्कि खुद घातक छर्रे बन गया, जो आसपास के सैनिकों के शरीर में गहराई तक धंस गया। दुश्मन का हमला! यहां जादूगर हैं, उच्च स्तर के जादूगर! संयुक्त सेना से डरी हुई चीखें उठने लगी। ड्यूक रेन विस्फोट की लहर से घोड़े से गिर गया। उसका दिमाग घूम रहा था। वो खून से भरे चेहरे के साथ उठा। उसने उस घाटी को देखा जो एक पल में असुरों के कत्लखाने में बदल चुकी थी, और उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। घबराओ मत, ढालें उठाओ, हमला करने की तैयारी करो, ड्यूक रेन ने भारी आवाज में दहाड़ा। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसे ये भी नहीं पता था कि दुश्मन कहां है। मोटार कंपनी, तेज फायरिंग, मशीन गन कंपनी, घाटी के निकास को बंद करो, एक भी आदमी को भागने मत दो। पहाड़ की चोटी पर सिलास की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, जिसमें जरा भी भावना नहीं थी। प्यू प्यू प्यू, आसमान में मौत के देवता की सीटी जैसी आवाज गूंज उठी। दर्जनों मोटार गोले घुमावदार रास्ता बनाते हुए संयुक्त सेना की भीड़ में सटीकता से गिरने लगे। लगातार विस्फोटों के साथ कटे हुए हाथ पैर हवा में उड़ने लगे। इसके तुरंत बाद चट्टानों के दोनों किनारों पर लगी 20 भारी मशीन गनों ने एक साथ फायरिंग शुरू कर दी। एक दूसरे को काटती गोलियों का जाल मौत की विशाल दरांती जैसा था, जो घाटी के नीचे की जिंदगियों को बेरहमी से काट रहा था। ये ऐसा नरसंहार था जिसमें कोई शक नहीं था। 30,000 की सेना ब्लैकस्टोन सिटी के सैनिकों का चेहरा देखे बिना ही केवल आधे घंटे में टूट गई। सैनिकों ने अपने कवच और हथियार फेंक दिए और रोते चिल्लाते इस नरक से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन घाटी का निकास पहले ही मशीन गन की गोलियों से बंद हो चुका था। ड्यूक रेन खून के तालाब में घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने आसपास लाशों के पहाड़ देखे और उसका दिमाग पूरी तरह टूट गया। उसने अपने हाथ की लंबी तलवार उठाई और खाली नजरों से आसमान की तरफ लहराने लगा। दानव, तुम सब दानव हो! एक भटकी हुई गोली उसकी छाती में लगी और उसकी हास्यास्पद महत्वाकांक्षा वहीं खत्म हो गई। पहाड़ की चोटी पर चार्ल्स तृतीय का पूरा शरीर जम गया था, जैसे वो बर्फ की गुफा में गिर गया हो। नीचे नरक जैसे दृश्य को देखकर उसका पेट जोर से मचलने लगा। वो एक चट्टान के सहारे झुक गया और पागलों की तरह उल्टियां करने लगा। 30,000 लोग केवल आधे घंटे में पूरी तरह खत्म। यही औद्योगिक युग के युद्ध की क्रूरता है। स्टील और विस्फोटकों के सामने इंसानी जिंदगी घास से भी सस्ती हो जाती है। सिलास ने चार्ल्स तृतीय को रुमाल दिया। उसकी आवाज शांत थी। अंकल चार्ल्स, अब क्या आप समझ गए? पुराने युग का पर्दा गिरने के लिए पुरानी शक्तियों की अनुमति की जरूरत नहीं होती। इतिहास का पहिया लगातार आगे बढ़ता रहता है। जो भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत करेगा, वो पाउडर बनकर कुचल दिया जाएगा। चार्ल्स तृतीय ने अपने मुंह के किनारे लगी गंदगी पोंछी। जब उसने सिलास को देखा तो उसकी आंखों में डर के साथ गहरी श्रद्धा भी थी। मैं समझ गया। चार्ल्स तृतीय ने आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज कांप रही थी। शाही राजधानी लौटने के बाद मैं तुरंत आदेश जारी करूंगा। थॉर्न साम्राज्य बिना किसी शर्त के ब्लैकस्टोन सिटी के सभी पुनर्गठन में सहयोग करेगा। सिलास, तुम जीत गए। विद्रोह दबा दिए जाने की खबर पूरे थॉर्न साम्राज्य में पंख लगाकर फैल गई। 30,000 की संयुक्त सेना दुश्मन का चेहरा देखे बिना ही रेड रिवर घाटी में पूरी तरह नष्ट हो गई। इस भयानक युद्ध रिकॉर्ड ने पुराने रईसों के हर विरोध के विचार को पूरी तरह तोड़ दिया। जब चार्ल्स तृतीय पुनर्गठन संधि लेकर शाही राजधानी लौटा तो उसे जरा भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। एक जोरदार औद्योगिक परिवर्तन पूरी तरह शुरू हो गया। थॉर्न साम्राज्य में औद्योगिक परिवर्तन पूरी ताकत से फैल गया। ब्लैकस्टोन सिटी के इंजीनियर और मजदूर लहर की तरह साम्राज्य के हर कोने में फैल गए। रेल मार्ग बनाए गए, कारखाने खड़े किए गए, स्कूल खोले गए और उर्वरक का प्रचार किया गया। सिर्फ 3 छोटे वर्षों में थॉर्न साम्राज्य में धरती हिला देने वाले बदलाव आ गए। पहले कीचड़ भरी मिट्टी की सड़कें चौड़ी सीमेंट सड़कों और लोहे की पटरियों में बदल गईं। पहले बंजर खेतों में भारी भरकम फसलें उगने लगीं। पहले घमंडी रईसों ने या तो कारखानों में निवेश करके पूंजीपति बनना चुना या फिर समय की लहर में बर्बाद होकर आम लोग बन गए। और ब्लैकस्टोन सिटी पूरे साम्राज्य और यहां तक कि पूरे महाद्वीप का पूर्ण केंद्र बन चुकी थी। 3 साल बाद
थॉर्न साम्राज्य के पूर्वी हिस्से के तटीय शहर स्टॉर्म हेवन में चार्ल्स थर्ड एक बार फिर आया, लेकिन इस बार वो गुप्त निरीक्षण के लिए नहीं आया था। वो साम्राज्य के प्रतीक के रूप में एक अभूतपूर्व भव्य समारोह में शामिल होने आया था। समुद्री हवा जोर से चल रही थी और लहरें नई बनी विशाल कंक्रीट की समुद्री दीवार से टकरा रही थीं। समुद्री दीवार पर पूरे साम्राज्य से आए अधिकारी, व्यापारी और विदेशी दूत खड़े थे। हर किसी की नजर दूर गहरे पानी वाले बंदरगाह पर टिकी हुई थी। वहां एक विशाल स्टील का युद्धपोत खड़ा था जो पहाड़ जैसा दिखता था। उसमें पाल नहीं थे और उसका पूरा शरीर मोटे धूसर कवच से ढका हुआ था। विशाल चिमनियां काला धुआं छोड़ रही थीं और जहाज के आगे और पीछे डरावने बड़े आकार की मुख्य तोपें लगी थीं। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि उस विशाल जहाज का डेक सपाट और चौड़ा था और उस पर 1 दर्जन से ज्यादा अजीब आकार के लोहे की पक्षी, शुरुआती प्रोपेलर लड़ाकू विमान साफ सुथरे खड़े थे। महाराज, क्या यही वो अंतिम हथियार है जिसे लॉर्ड सिलास ने 3 साल में बनाया है? बार्ट चार्ल्स थर्ड के पास खड़ा था। हालांकि वो ब्लैकस्टोन सिटी के चमत्कारों का आदी हो चुका था, लेकिन इस विशाल जहाज को देखकर उसके पैर फिर भी अनजानी में कांपने लगे। चार्ल्स थर्ड ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हाँ, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। ब्लैकस्टोन सिलास ने मुझे बताया था कि इसके साथ हमारी शक्ति अब केवल जमीन तक सीमित नहीं रहेगी। ये समुद्र और यहां तक कि समुद्र के पार के महाद्वीप भी थॉर्न साम्राज्य के पैरों में झुकेंगे। उसी समय उस विशाल जहाज से आसमान हिला देने वाली भाप की सीटी की आवाज आई। सीटी की आवाज के साथ विशाल जहाज धीरे धीरे बंदरगाह से बाहर निकलने लगा। तुरंत बाद डेक पर खड़े कई लोहे के पक्षियों ने कान फाड़ देने वाली गर्जना की। वे बेहद छोटी दूरी में तेजी से दौड़े और जोर से आसमान की तरफ उड़ गए। आसमान में घूमते लड़ाकू विमानों को देखते हुए और समुद्र की लहरों को चीरते अजेय बेड़े को देखते हुए भीड़ से सुनामी जैसी जयकार उठी। चार्ल्स थर्ड ने सिर घुमाया और सिलास की तरफ देखा, जो थोड़ी दूर साफ और तेज नौसेना मार्शल की यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। सिलास ने जैसे ये महसूस किया, उसने सिर घुमाया और चार्ल्स थर्ड को हल्की मुस्कान दी। उस पल चार्ल्स तृतीय के दिल का सारा अपमान और गुस्सा धुएं की तरह गायब हो गया। वो जानता था कि हालांकि उसने अपनी पूर्ण शक्ति खो दी थी, लेकिन उसने एक महान साम्राज्य के उदय को देखा था। उसने 1000 साल पार करने वाले चमत्कार को देखा था। सिलास, चार्ल्स तृतीय ने अपने दिल में चुपचाप कहा, तुम इस युग से केवल 1000 साल आगे नहीं हो, तुम इस युग के देवता हो। समुद्री हवा सिलास की यूनिफॉर्म के किनारों को हिला रही थी। उसने सिर उठाया। उसकी नजर विशाल समुद्र को पार करती हुई और भी दूर की दिशा में जा रही थी। वहां एक और बड़ा संसार था जो औद्योगिक दैत्य के पहियों द्वारा जीते जाने का इंतजार कर रहा था। ब्लैकस्टोन सिटी का युग अभी केवल शुरू हुआ था। समाप्त।